जेल डायरी भगत सिंह। जेल डायरी की मूल प्रति शहीद ए आजम भगत सिंह। वे मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। प्रस्तुति यादविंदर सिंह संधू, शहीद भगत सिंह के सुपौत्र। स्वर्गीय श्री बाबर सिंह संधू, शहीद भगत सिंह के भतीजे और श्री कुलबीर सिंह के पुत्र। मेरे प्रिय पिताजी श्री बाबर सिंह संधू की मधुर स्मृति में शहीद भगत सिंह के बलिदान को जेल में लिखे शहीद ए आजम के विचारों को सामने लाना उनका सपना था। मेरी कामना है कि उनके बलिदान की यादें लोगों के दिल में फिर से ताजा हो जाए। प्रस्तावना। भगत सिंह के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो एक प्रश्न हमेशा मन में उठता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी प्रेरणा, हिम्मत और ताकत उन्हें कहां से मिली। उनकी उम्र 24 वर्ष भी नहीं हुई थी और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस पुस्तक से हमें इस प्रश्न का उत्तर पाने में काफी हद तक मदद मिल सकेगी। लाहौर, पंजाब सेंट्रल जेल में आखिरी बार कैदी रहने के दौरान 1929 से 1931 भगत सिंह ने आजादी, इंसाफ, खुददारी और इज्जत के संबंध में महान दार्शनिकों, विचारकों, लेखकों तथा नेताओं के विचारों को खूब पढ़ा और आत्मसात किया। इसी के आधार पर उन्होंने जेल में जो टिप्पणियां लिखी, ये पुस्तक उन्हीं का संकलन है। भगत सिंह ने ये सब भारतीयों को ये बताने के लिए लिखा कि आजादी क्या है, मुक्ति क्या है और इन अनमोल चीजों को बेरहम तथा बेदर्द अंग्रेजों से कैसे छीना जा सकता है, जिन्होंने भारतवासियों को बदहाल और मजलूम बना दिया था। जेल टिप्पणियां एक सुंदर लाल कपड़े के आवरण वाली नोटबुक में लिखी गई है। इसके 206 लीव्स, 404 पृष्ठ हैं, जिनका आकार 21 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर है। ये एक लंबे टैग से बंधे हुए हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या काले रंग से ऊपर के दाएं कोने पर अंकित है। मौसम, धूल आदि के प्रभाव से बचाने के लिए पृष्ठों को लेमिनेट किया गया है। दुर्भाग्य से इसके कारण स्कैनिंग की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। नोटबुक के पृष्ठ 1 पर निम्न प्रविष्टि से पता चलता है कि ये जेल के अधिकारियों द्वारा भगत सिंह को 12 सितंबर 1929 को दी गई थी। ये नोटबुक भगत सिंह की अन्य वस्तुओं के साथ उनके पिता सरदार किशन सिंह को भगत सिंह की फांसी के बाद सौंपी गई थी। सरदार किशन सिंह की मृत्यु के बाद ये नोटबुक भगत सिंह के अन्य दस्तावेजों के साथ उनके सरदार किशन सिंह, पुत्र श्री कुलबीर सिंह और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र श्री बाबर सिंह के पास आ गई। श्री बाबर सिंह का सपना था कि भारत के लोग भी इस जेल डायरी के बारे में जाने, उन्हें पता चले कि भगत सिंह के वास्तविक विचार क्या थे। भारत के आम लोग भगत सिंह की मूल लिखावट को देख सके। आखिर वे प्रत्येक जाति, धर्म के लोगों, गरीबों, अमीरों, किसानों, मजदूरों, सभी के हीरो हैं। भगत सिंह के चिंतन की गहराई और दृष्टि तथा मानवता के प्रति उनके प्रेम को उनके इन शब्दों से समझा जा सकता है कि हमारे सियासी दलों में ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक विचार है कि विदेशी हुक्मरानों से लड़ना है। ये विचार बहुत काबिले तारीफ है, लेकिन इसे क्रांतिकारी विचार नहीं कहा जा सकता। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि क्रांति का मतलब सिर्फ उथल पुथल या खूनी संघर्ष नहीं है। क्रांति का सही मतलब ऐसा कार्यक्रम है जिससे नई और बेहतर बुनियाद पर समाज का व्यवस्थित पुनर्निर्माण किया जा सके। ये कार्य मौजूदा हालात यानी शासन को पूरी तरह खत्म करके किया जाना चाहिए। जेल डायरी के पृष्ठ 43 पर मनुष्य और मानव जाति के विषय में उन्होंने लिखा है कि मैं एक इंसान हूं और मानव जाति को प्रभावित करने वाली हर चीज से मेरा सरोकार है। भगत सिंह जोशो खरोश से लबरेज क्रांतिकारी थे और उनकी सोच तथा नजरिया एकदम साफ था। वे भविष्य की ओर देखते थे। वास्तव में भविष्य उनकी रग-रग में बसा था। पूछा जा सकता है कि भगत सिंह ने किस तरह के भविष्य का सपना देखा था, वे इसे किस तरह हकीकत में बदलना चाहते थे। मौजूदा हालात में भगत सिंह की जेल नोटबुक की टिप्पणियां ही इन सवालों का जवाब दे सकती है। ये पुस्तक अखिल भारतीय खत्री सभा के अध्यक्ष श्री जितेंद्र मेहरा जी, बाबा जी,
मेरी माताजी श्रीमती सुरिंदर कौर, मेरी बहन श्रीमती मंजुला तूर तथा मेरे जीजाजी श्री भूपेंद्र सिंह तूर के आशीर्वाद के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। मैं इस पुस्तक को साकार रूप देने की प्रेरणा और सहयोग के लिए एडवोकेट तरिशी महाजन का अत्यंत आभारी हूं। निरंतर सहयोग के लिए मैं सर्वश्री एस के शर्मा, उमेद सिंह, शरीफ चौधरी, विपिन झा, दीपक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश, वरिष्ठ संपाददाता व अनीता भाटी, वरिष्ठ संवाददाता का आभारी हूं। यादविंदर सिंह संधू। जिंदगी का मकसद अब मन पर काबू करना नहीं, बल्कि इसका समरसतापूर्ण विकास है। मौत के बाद मुक्ति पाना नहीं, बल्कि दुनिया में जो है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। सत्य, सुंदर और शिव की खोज ध्यान से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के वास्तविक अनुभवों से करना भी है। सामाजिक प्रगति सिर्फ कुछ लोगों की नेकी से नहीं, बल्कि अधिक लोगों के नेक बनने से होगी। आध्यात्मिक लोकतंत्र अथवा सार्वभौम भाईचारा तभी संभव है जब सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक जीवन में अवसरों की समानता हो। भगत सिंह। भूमिका। अमर शहीद भगत सिंह की जेल डायरी का हिंदी में प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना है। भारत के लोग 20वीं शती के अपने जिन महान वीर सपूतों और सुपुत्रियों को गहरे प्यार एवं आत्मीय भाव से गौरवपूर्वक याद करते हैं, उनमें से एक मुख्य सपूत है शहीद ए आजम भगत सिंह। ब्रिटिश राज्य ने लगभग आधे भारत में सन 1858 में सीधे शासन संभाला। जैसा ब्रिटिश कूटनीति का स्वभाव था और है, पहले तो वे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की लानत मलामत करते रहे, उसकी असत्यपूर्ण और घिनौनी करतूतों को अन ब्रिटिश, अनैतिक तथा असत्य से भरी बताकर उसके अफसरों पर अभियोग लगाते रहे। क्लाइव, हेस्टिंग्स आदि पर आपराधिक मुकदमे में चलाए, जिसके बचाव में उन्हें कहना पड़ा कि हम वहां ब्रिटिश आचरण का पालन न कर मुनाफे के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब कर रहे हैं। इसमें बिना कानून पढ़े हुए लोगों को जाली जज बनाना भी शामिल है तथा फर्जी मुकदमे चलाकर भारत के धनियों एवं राजपुरुषों को दंडित करने का प्रयास भी शामिल है। परंतु बाद में जब कंपनी की काली करतूतों के कारण भारतीय लोग उन्हें मार भगाने लगे तो एक झूठी अफवाह उड़ाकर कि भारत में निर्दोष अंग्रेजों, स्त्रियों, बच्चों का अकारण कत्ल किया जा रहा है, उनकी रक्षा की आड़ लेकर सन 1857 में ब्रिटिश फौज की एक टुकड़ी पहली बार भारत के उस हिस्से पर कब्जा करने आ गई जिस पर कंपनी छलपूर्ण दावे कर रही थी। उन दिनों ब्रिटेन एक पूर्ण नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया में था, पर बना नहीं था। उसके पास बहुत व्यवस्थित और बड़ी सेना नहीं थी, इसलिए उसने भारत के उन राजाओं और नवाबों से संधियां की थी जो इस बीच इंग्लैंड के मैत्रीपूर्ण संपर्क में आ गए थे। इन संधियों के बाद ब्रिटिश राज्य सन 1858 में कलकत्ता को मुख्यालय बनाकर आ तो गया, परंतु तब भी अगले 50 वर्षों तक उसे दिल्ली में राजधानी बनाने की हिम्मत नहीं हुई। लगभग आधे भारत में ब्रिटिश राज्य होने के 50वें वर्ष में सन 1907 में भारत के इस भाग्यवान सपूत का जन्म हुआ। उसी दिन उनके पिता किशन सिंह जी और चाचा अजीत सिंह जी जेल से छूटकर घर आए थे, इसलिए दादी ने बच्चे को भाग्यवान कहकर उसका नाम भगत सिंह किया। वे सचमुच भाग्यवान थे। देश के लिए जीवन अर्पित कर 24 वर्ष की आयु में ही वे अमर हो गए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। सन 1905 में करजन ने बंगाल को बांटने की घोषणा की, जबकि बंगाल के भी अनेक राजाओं एवं रानियों से ब्रिटेन ने संधि की थी। उस कुचाल के विरोध में भारतीय देशभक्ति एवं वीरता की प्रचंड ज्योति जल उठी। श्री अरविंद जी एवं श्री रासबिहारी घोष जी आदि ने उस ज्योति को निरंतर तीव्र बनाए रखा। स्वदेशी सत्याग्रह एवं देशभक्ति का विराट राष्ट्रीय परिवेश बन गया। भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह जी भी महान क्रांतिकारी थे, जिन्हें अंग्रेजी शासन ने देश निकाला दे दिया था। वस्तुतः 18वीं शती का भारत समस्त यूरोप के बराबर था। स्वयं भगत सिंह जी ने पृष्ठ 277 जेल नोट्स 287 पर नोट किया है कि भारत ग्रेट ब्रिटेन से 20 गुना बड़ा है।
इंग्लैंड से भारत लगभग 36 गुना बड़ा था। इसलिए इस विशाल क्षेत्र में अनेक राजनीतिक कार्य साथ साथ हो रहे थे। भगत सिंह ने इसी जेल नोट्स 287 पुस्तक के पृष्ठ 277 में ये भी स्मरण दिलाया है कि भारत में 600 राज्य हैं। बंबई और मद्रास जैसे राज्य इटली से बड़े राज्य हैं। बर्मा भी उन दिनों भारत का एक राज्य था, जो फ्रांस नेशन स्टेट से अधिक बड़े आकार का था। वे ये भी स्मरण दिलाते हैं कि भारतीय लोग समस्त मानव जाति का पंचमांश है। अतः यहाँ ब्रिटिश भारत क्षेत्र में स्वशासन की आशा जागते ही अंग्रेजी पढ़े लिखे ठंडे लोग राजनीतिक जोड़तोड़ में जुट गए। वही देश के वीर युवक युवती इन बाहरी अजनबी फिरंगियों को मार भगाने में जुट गए। ठंडी धारा के सबसे बड़े नेता है गांधी जी, जिन्होंने सन 1908 में ही हिंद स्वराज लिखी, जो वस्तुतः भारतीयों को अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वही लोकमान्य तिलक जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, जोगेश चंद्र जी, शचीन्द्रनाथ सान्याल जी, श्री अरविंद जी, चित्तरंजन दास जी, वीर सावरकर जी, राजगुरु जी आदि ने वीरतापूर्ण देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला साहित्य रचा। वस्तुतः ये दोनों धाराएं एक गहरे अर्थ में परस्पर पूरक थी, परंतु कई स्तरों पर इनमें परस्पर विरोध भी था। अंग्रेजों ने स्वयं के न्यायप्रिय, शांतिप्रिय होने का प्रचार ऐसी खूबी से किया कि लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में भारत के वीर एवं तेजस्वी युवक युवतियां भी कांग्रेस से जुटने लगे। आज लोग भूल जाते हैं कि चित्तरंजन दास जी, सूर्य सेन जी, जतिन दास जी, जोगेश चंद्र चटर्जी जी, शचीन्द्रनाथ सान्याल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, भगवती चरण बोहरा जी, शिव वर्मा जी, जयदेव कपूर जी आदि सभी ने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। जब चौरी चौरा की एक मामूली घटना का बहाना लेकर अंग्रेजों की मित्रता के प्रभाव में आए गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। तब क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी दल गठित किया। भाई परमानंद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह जी आदि आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। स्वयं भगत सिंह पंजाब के समाज सुधार आंदोलन से जुड़े परिवार के थे। जब गांधी जी ने अचानक सत्याग्रह बंद करो की घोषणा की, तब पहली बार हिंदुस्तान रिपब्लिक संघ बनाकर क्रांतिकारियों ने काम प्रारंभ किया। सन 1924 में शचीन्द्रनाथ सान्याल ने इस संघ की रूपरेखा तैयार कर काम शुरू किया। बाद में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। इस एसोसिएशन की स्थापना सन 1928 में चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी आदि ने की। इन तथ्यों का स्मरण आवश्यक है। लाला लाजपत राय जी पर लाठियां बरसाने वाले क्रूर अंग्रेज पिशाच का बदला लेने के लिए सैंडर्स का वध किया गया। अगले वर्ष असेंबली में पर्चा फेंककर भारत का पक्ष प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट रूप से ये एक सामान्य घटना थी। बटुकेश्वर दत्त जी एवं भगत सिंह जी ने केवल ध्यान खींचने के लिए मामूली विस्फोट किया था। न कोई मरा, न बुरी तरह घायल हुआ, पर इतने से काम को भीषण अपराध बताकर फांसी दे दी गई। ये है पापूर्ण ब्रिटिश न्याय का एक उदाहरण। दुर्भाग्यवश भारत में आज वही गलत न्यायिक एवं कानूनी ढांचा कायम है। सन 1948 के बाद कांग्रेस ने अपने दोषों को छिपाने के लिए हिंसा की झूठी बहस खड़ी की, जो इस विषय में निरर्थक है। मुख्य बात यह है कि तेजस्वी वीर युवक युवतियों को अंग्रेज एक बाहरी आतताई दिखते थे। ठंडी धारा के नेता उनसे मधुर संबंध बनाकर धीरे से स्वशासन का सूत्र स्वयं संभाल लेना चाहते थे। इस प्रकार वे भारत के नए राजा बनने की कूटनीति कर रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने अकारण भारतीय राजाओं की निंदा शुरू कर दी थी। क्रांतिकारियों के लिए ये भारत माता की आन बान शान का प्रश्न था। ठंडी धारा के नेताओं के लिए समस्त स्वाधीनता आंदोलन राजनीतिक चालों का अंग था। ये दो नितांत भिन्न प्रवृत्तियां हैं। इनकी तुलना असंभव है और इसमें परस्पर विरोध दिखाना भी व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों धाराएं परस्पर विजातीय है। दोनों की प्रेरणाएं भी अलग है। पहली की प्रेरणा है शुद्ध देशभक्ति, तो दूसरी की प्रेरणा है राजनीतिक राष्ट्रवाद की आड़ में सत्ता पर कब्जा करना।
हिंसा हिंसा आदि राजनीति के लिए केवल नारे होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अहिंसावादी धारा ने भी लाखों भारतीयों को मरवाया है, जेलों में सड़ाया है, घायल किया है। विभाजन की जिम्मेदारी अहिंसावादी धारा की ही थी और उसमें लाखों भारतीयों की हत्या हुई। इसकी जिम्मेदारी भी इसी धारा की बनती है। सन 1948 के बाद भारतीय वीरों एवं विभूतियों को वैचारिक टकराव के झूठे मुहावरों में देखा दिखाया जाता है। ये गलत है। भगत सिंह जी की देशभक्ति, तेजस्विता, साहस, पुरुषार्थ, प्रेरणा एवं वीरता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की नई पीढ़ी के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगत सिंह जी को 24 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। 24 वर्ष के युवक को वैचारिक मतवाद के चश्मे से देखना मूर्खता है। महत्वपूर्ण है वो ऊर्जा और प्रकाश जो उन्होंने देश में फैलाया। 22वें वर्ष में तो वे बंदी बना लिए गए थे। इतनी कम उसके युवक में वैचारिक पंथवाद ढूंढना अटपटा है। इस जेल डायरी को पढ़ना ऊर्जा और प्रकाश के उस दिव्य स्रोत को समझना है। जेल डायरी के पन्नों से हमें पता चलता है कि भगत सिंह जी जहां गुरु नानक देव महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी, समर्थ गुरु रामदास जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, विलियम वर्ड्सवर्थ जी आदि के जीवन एवं विचारों से प्रभावित थे, वही वे मार्क्स, एंजेल्स, बुखारिन लेनिन, बर्ट्रेड रसेल के विचारों से भी आकर्षित थे। भगत सिंह जेल डायरी के नोट्स 47 पृष्ठ 91 में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इंग्लैंड की विषमता तथा लूट के तथ्य लिखते हैं। वे बताते हैं कि उन दिनों भयंकर लूटपाट के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,50,00,000 लोग भयंकर गरीबी में जी रहे थे, जबकि वहां 30 लाख बाल मजदूर थे। उन दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या 4 करोड़ थी। इसी प्रकार वे इंग्लैंड में 2/3 लोगों को भयंकर गरीबी में जी रहे दर्शाते हैं, जबकि नवमांश लोगों के पास इंग्लैंड की कुल संपदा का 50% है। इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजपुरुष एवं संपन्न लोग 20वीं शती के पूर्वार्ध में किस प्रकार आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे और मारकाट कर रहे थे, ये भी भगत सिंह की जेल डायरी में 184वें नोट्स पृष्ठ 229 सहित अनेक स्थानों पर सप्रमाण दर्शाया गया है। भगत सिंह जी के जेल नोट्स 286 पृष्ठ 275 से पता चलता है कि 20वीं शती के पूर्वार्ध में भी इंग्लैंड में खेती करने वाले लोगों का प्रतिशत आबादी के 12वें हिस्से से भी कम था, जबकि भारत में लगभग 3/4 लोग किसान थे। उसी पृष्ठ में वे मांटफोर्ड की रिपोर्ट का उद्धरण देकर बताते हैं कि भारत के 32 करोड़ लोगों में से 22 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं। वस्तुतः तथ्य यह है कि 20वीं शती के पूर्वार्ध में भी इंग्लैंड अपनी जिस आबादी को उद्योगों में लगा दर्शा रहा था, वे सभी लोग शहरों में 18 से 18 घंटे जीतोड़ मेहनत कर रहे मजदूर थे। उन दिनों भी वहां उद्योग का मुख्य अर्थ बढ़ीगिरी, लोहारी, कपड़ा बुनना, रंगाई, सिलाई ढाई आदि ही था। कारखाने के नाम पर मुख्यतः कपड़ा मिलें शुरू हुई थी। इंग्लैंड का सघन औद्योगिकरण तो 20वीं शती के उत्तरार्ध में ही हुआ है। रेलें, बिजली, बड़े उद्योग व्यापक रूप में उसी समय फैले। 19वीं शती में तो वे नाम मात्र को शुरू भर हुए थे। ऐसे अडिग वीरता, प्रचंड देशभक्ति, साहस, उदारता, तेजस्विता और विराट आत्मीयता जीवन के एक बड़े सत्य के आंतरिक आध्यात्मिक बोध से आती है, किसी वैचारिक पंथवाद से नहीं। सन 1948 के बाद का राजनीतिक भारतीय नेतृत्व इस तथ्य का स्वयं प्रमाण है। वो मतवादों में बढ़ा चढ़ा है, पर आंतरिक सत्य से रहित है। इसीलिए उसमें भगत सिंह के बड़पन की छींट भी नहीं दिखती। उसी बड़पन में से उनकी बड़ी जिज्ञासाएं उपजी न्याय, गौरव, स्वाधीनता, राज्य और समाज तथा मानव जीवन एवं जगत के सत्य स्वरूप की जिज्ञासाएं। इसी बड़पन के कारण शहीद ए आजम भगत सिंह भारत के हर देशभक्त के हृदय का स्पंदन है, चाहे वो किसी भी समूह, पंथ, वर्ग, जाति या श्रेणी का नरनारी व वृद्ध कोई भी हो। ये जेल डायरी उस महान हुतात्मा के बड़े व्यक्तित्व की झलक देती है।
इसके हिंदी संस्करण की प्रस्तावना लिखते हुए मुझे एक गौरव का अनुभव हो रहा है। अमर शहीद की स्मृति में मैं प्रणत हूं। उनके सभी परिजनों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धापूर्ण प्रणाम निवेदित है। शहीद भगत सिंह के सुपौत्र श्री यादविंदर सिंह संधू इस महत् कार्य के लिए विशेष साधुवाद के पात्र हैं। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड और शहीद भगत सिंह स्मारक न्यास ने स्तुत्य कार्य किया है। मेरी दृष्टि में मुमकिन है कि किन्हीं महान ऐतिहासिक विभूतियों के तथ्यात्मक मूल्यांकन में त्रुटि हो सकती है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना के साथ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी भावना निर्दोष है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का प्रबल पक्षधर हूं कि इतिहास के मूल्यांकन व पुनर्लेखन की महती आवश्यकता पर बहस अवश्य होनी चाहिए। कौशलेंद्र सिंह, बड़े राजा, चंदापुर भवन। संपादकीय। कहते हैं पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसा ही हुआ जाबाज देशभक्त शहीद ए आजम भगत सिंह के साथ, जिनके बचपन में ही उनके बारे में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि सरदार किशन सिंह का बेटा या तो फांसी के फंदे पर चढ़ेगा या फिर गले में 9 लखा हार पहनेगा। भगत सिंह देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर भी चढ़े और इतने उच्च रुतबे पर पहुंचे कि आज भी वे हर देशवासी के दिल पर राज कर रहे हैं। भगत सिंह का नाम उनकी दादी ने रखा था। 28 सितंबर 1907 को शहीद ए आजम के जन्म वाले दिन उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा हुए। दादी श्रीमती जयकौर के मुंह से निकला कि ये मुंडा तो बड़ा भागा वाला है। तभी परिवार के लोगों ने फैसला किया कि भागा वाला होने की वजह से लड़के का नाम इन्हीं शब्दों से मिलता जुलता होना चाहिए, लिहाजा उसका नाम भगत सिंह रख दिया गया। भगत सिंह पर जहां अपने चाचा स्वर्ण सिंह का गहरा प्रभाव था, वहीं वे अपने चाचा अजीत सिंह से काफी प्रभावित थे, जिन्होंने किसानों से लगान वसूलने के विरोध में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन से अंग्रेज इतना डर गए थे कि उन्होंने अजीत सिंह को 40 साल के लिए देश निकाला दे दिया। 5 साल की उम्र में भगत सिंह पिता किशन सिन्हा के साथ गन्ने के खेत पर गए। गन्ने की बुआई देख कहा कि एक एक गन्ना बोने से क्या होगा। पिता ने जवाब दिया कि एक गन्ने की बुआई पर 5 गन्ने होंगे। इतना सुनकर वे घर आ गए। घर से एक खिलौने की बंदूक खेत पर लेकर गए और उसे जमीन में दबाने लगे। पिता ने पूछा तो कहा कि एक बंदूक से 5 बंदूकें पैदा होंगी जो आजादी के काम आएंगी। भगत सिंह सैनिकों जैसी शहादत चाहते थे और वे फांसी की बजाय सीने पर गोली खाकर वीरता प्राप्त करना चाहते थे। ये बात भगत सिंह द्वारा लिखे पत्र में थी, जिसमें उन्होंने 20 मार्च 1931 को पंजाब के तत्कालीन गवर्नर से मांग की थी कि उन्हें युद्धबंदी माना जाए और फांसी पर लटकाने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी और सारे नियम कानून का उल्लंघन कर निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी दे दी। गोरी सरकार ने सुबह की बजाय संध्या के वक्त फांसी दी, जो कि कानून का घोर उल्लंघन था। अंग्रेजों को डर था कि भगत सिंह की फांसी से हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर जन विद्रोह भड़क उठेगा, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही चुपके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। जेल से भगत सिंह ने अपने पिता किशन सिन्हा को एक पत्र लिखा था, जिसमें वतन के नाम उनकी मोहब्बत किसी को भी अपना बना लेती है। भगत सिंह ने इसमें लिखा था, जनाब वालिद साहब, मेरी जिंदगी का मकसद आजाद हिंद के सिद्धांत के लिए दान हो जाना है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियादारी का आकर्षण नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापू दादा अर्जुन सिंह ने मेरे नामकरण के वक्त ऐलान किया था कि मुझे देश सेवा के लिए दान कर दिया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। आपका ताबेदार भगत सिंह। फांसी के एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को शहीद ए आजम ने अपने साथियों को पत्र लिखा और अपने दिल की बात बेबाकी से कही। जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तान क्रांति का प्रतीक बन चुका है
और क्रांतिकारी दल के आदर्शों व कुर्बानियों ने मुझे ऊंचा उठा दिया। इतना ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। अगर मैं फांसी से बच गया तो क्रांति का प्रतीक चीन मध्यम पड़ जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रह जाएगी। देश के लिए जो कुछ करने की हसरत मेरे दिल में थी, उसका 1000वां हिस्सा भी अदा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता। अंतिम समय में जब माता विद्यावती उनसे लाहौर जेल में मिलने गई तो उन्होंने कहा, बेटा भगत, तू इतनी छोटी उम्र में मुझे छोड़कर चला जाएगा। इस पर भगत सिंह ने कहा, बेबे, मैं देश में एक ऐसा दिया जला रहा हूं जिसमें न तो तेल है और न ही घी। उसमें मेरा रक्त और विचार मिले हुए हैं। अंग्रेज मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरी सोच व मेरे विचारों को नहीं। और जब भी अन्याय व भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी शख्स तुम्हें लड़ता हुआ नजर आए, वो तुम्हारा भगत होगा। अपने पिता व दादा कुलबीर सिंह, जो भगत सिंह के छोटे भाई थे, से सुनी बातों में से एक बात आपको बताता हूं कि एक दिन भगत सिंह से मिलने कुलबीर सिंह व माता विद्यावती लाहौर जेल गए। भगत सिंह को बैरक से बाहर निकाला गया। उनके साथ पुलिस अफसर सहित कई जवान थे। भगत सिंह के चेहरे पर परेशानी के भाव नहीं थे। उन्हें पता था कि परिजनों से ये उनकी आखिरी मुलाकात है। उन्होंने मां से कहा, बेबे, दादाजी अब ज्यादा दिन तक नहीं जाएंगे। आप बंगा जाकर उनके पास ही रहें। उन्होंने सभी को सांत्वना दी। मां को पास बुलाकर हंसते हंसते कहा, बेबे, लाश लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। ये कह इतनी जोर से हंसे कि जेल अधिकारी उन्हें देखते रह गए। भगत सिंह हमेशा कहते थे कि अंग्रेज मुझे मार सकते हैं, पर मेरी सोच और विचारों को नहीं। शहीद ए आजम का लिखा हुआ शेर, तुझे जिबा करने की खुशी और मुझे मरने का शौक है मेरी भी मर्जी वही जो मेरे सयाद की है। इन पंक्तियों का एक एक शब्द उस महान देशभक्त की वतन पर मर मिटने की इच्छा जाहिर करता है, जिसने आजादी की राह में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। देशभक्त की ये तहरीर भगत सिंह की इस डायरी का हिस्सा है जो उन्होंने जेल में लिखी थी। शहीद ए आजम ने आजादी का सपना देखते हुए जेल में जो दिन गुजारे, उन्हें पल पल अपनी डायरी में दर्ज किया। इसी जेल डायरी में भगत सिंह ने विश्व में कानून व न्याय व्यवस्था पर एक जगह विस्तृत नोट्स लिखे हैं, जो लगता है कि अपने मुकदमे की कानूनी लड़ाई खुद ही लड़ने के लिए तैयारी के रूप में लिखे गए हैं। ये नोट्स पुस्तकों के उद्धरण न होकर भगत सिंह की न्याय व्यवस्था की समझदारी को इंगित करने वाले हैं। इसी प्रकार एक जगह राज्य का विज्ञान, साइंस ऑफ द स्टेट शीर्षक से भी सुकरात से लेकर आधुनिक चिंतकों तक के नोट्स एक ही जगह मिलते हैं, जिससे फ्रांसीसी क्रांति और रूसी बोल्शेविक प्रयोग तक को समाहित किया गया है। यादविंदर सिंह सिंधु, शहीद भगत सिंह के सुपौत्र, पुत्र स्वर्गीय श्री बाबर सिंह संधु।